हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। पौधर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो 10th क्लास में आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, रक्त एवं रक्त समूह। कि ब्लड और ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, रुधिर और रुधिर समूह के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में अपन ने पिछली वीडियो में देख लिया था। तो देखो ब्लड क्या होता है। रुधिर एक इस प्रकार का जीवित तरल संयोजी ऊतक है जो अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण ऊतक माना जाता है, क्योंकि रुधिर अपने शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रुधिर के द्वारा रुधिर दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें तरल भाग प्लाज्मा और इसमें जीवित और निर्जीव दो भागों में भी इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें प्लाज्मा निर्जीव तरल माध्यम। प्लाज्मा जो होता है ये निर्जीव तरल माध्यम होता है तथा जो रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं वो जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार से जो रुधिर है दो प्रकार के तत्वों से मिलकर मुख्य रूप से बना होता है, सजीव और निर्जीव। जिसमें निर्जीव रूप में तो तरल प्लाज्मा होता है और सजीव रूप में रक्त कणिकाएं होती हैं। अब रक्त कणिकाएं भी कई भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके बारे में अपन आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अब देखते हैं कि रुधिर क्या है। रुधिर एक तरल संयोजी जीवित ऊतक है जो गाढ़ा, चिपचिपा एवं लाल रंग का तरल पदार्थ होता है। यह लगातार रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होता रहता है। तो रुधिर एक तरल संयोजी जीवित ऊतक है जो गाढ़ा, चिपचिपा एवं लाल रंग का तरल पदार्थ होता है। यह लगातार रुधिर नलिकाओं में या रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होता रहता है। रुधिर के द्वारा आंतों से अवशोषित आंतों से अवशोषित पोषक पदार्थों का
पोषक पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन किया जाता है तथा ऑक्सीकरण के बाद बने अपशिष्ट पदार्थों को ऑक्सीकरण के बाद बने अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर के द्वारा उत्सर्जी अंग तक लाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो रुधिर एक इस प्रकार का तरल संयोजी जीवित ऊतक है जो गाढ़ा, चिपचिपा एवं लाल रंग का तरल पदार्थ होता है और इसमें ये जो है लगातार रुधिर वाहिकाओं में, रुधिर नलिकाओं में प्रवाहित होता रहता है और रुधिर के द्वारा आंतों से अवशोषित पोषक पदार्थ, वही भोजन का जैसे पाचन होता है तो पाचन के बाद आंतों से उस पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। उन पोषक तत्वों को, पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक परिवहन किया जाता है, पहुंचाया जाता है तथा वहाँ उनका ऑक्सीकरण होने के बाद बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के उत्सर्जी अंगों तक लाने का कार्य भी रुधिर के द्वारा ही किया जाता है। और रुधिर जो है वो प्लाज्मा में, भाई अपन ने बताया कि रुधिर दो प्रकार की भागों से मिलकर बना होता है। एक तो तरल भाग होता है इसका, जो तो है प्लाज्मा। प्लाज्मा इसका जो है वो निर्जीव वाला भाग है। कौन सा? रुधिर का निर्माण दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें तरल भाग जो है वो तो प्लाज्मा होता है, ये निर्जीव वाला भाग है। और ठोस वाला भाग जो है वो है कणिकाएं। कणिकाएं जो हैं ये सजीव कोशिकाएं होती हैं। कणिकाएं सजीव कोशिकाएं होती हैं। अब देखो, रुधिर में तीन प्रकार की रुधिर केशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें रुधिर में तीन प्रकार की रुधिर केशिकाएं, रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। नंबर एक है RBC, नंबर दो WBC और नंबर तीन प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स तो ये तीन प्रकार की कोशिकाओं से मिलके रुधिर कौन है, ये तीन प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। अब ये इनका क्या कार्य है, अब इनके बारे में एक एक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स। वैसे इसको पिछले चैप्टर सेकंड में अपन देख चुके हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में, पर थोड़ा सा इसके बारे में और यहाँ अपन बता देते हैं कि ये तीन प्रकार की जो
रुधिर केशिकाएँ कणिकाएँ होती हैं, रुधिर कोशिकाएँ होती हैं, इनका अपना क्या क्या कार्य है। नंबर 1 है आरबीसी, रेड देखो रेड ब्लड सेल्स बोल दो या रेड कार्पेट सेल्स बोल दो उसको। इसको रेड ब्लड सेल्स बोलो या रेड कार्पेट सेल्स, इसको तो बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएँ और ये होते हैं लाल रुधिर कोशिकाएँ। तो इसको किसी भी नाम से अपन लिख सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब देखो रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, रेड ब्लड कार्बो सेल्स क्या होती हैं। अब इनमें लाल रुधिर कणिकाएँ जो हैं CORPUSCLES कार्पेट सेल्स। तो देखो रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ, इनमें एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। जिसके कारण रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल। कि आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। आरबीसी के द्वारा O2 ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का संयोजन हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करके ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य आरबीसी के द्वारा ही किया जाता है। और इसके द्वारा गैसों का विनिमय, मतलब इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको इस तरह से बोल सकते हैं, गैसों का विनिमय आरबीसी के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं और इन कणिकाओं की संख्या के आधार पर ही, वैसे इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। 120 दिन इनके जीवन काल, 120 दिन के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। नई दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं, उन नई कोशिकाओं का जन्म होता रहता है और इनका निर्माण अपने अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। तो इस प्रकार से ये लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं और इनका मुख्य कार्य गैसों का विनिमय करना है, गैसों का आदान प्रदान करना है, मुख्य रूप से ऑक्सीजन के परिवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब दूसरी कोशिका है, वो है
WBC। वाहिट वाहिट ब्लड कार्बोसेल्स या वाहिट ब्लड सेल्स, किसी भी नाम से इसको बोलने की बात है। अब वाहिट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? वाहिट इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन का अभाव होता है। ये अपने शरीर में मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबायोटिक क्षमता, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती हैं, इसलिए इनको सैनिक कणिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो होती हैं शरीर की रोगाणुओं से, ये कोशिकाएं या ये कणिकाएं शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करती हैं। क्या करती हैं? शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। और इनका जीवन काल कुछ कम होता है, लगभग 10 दिन होता है। और ये अपने शरीर में एंटीबायोटिक के रूप में, इसलिए इन्हें सैनिक कणिकाएं भी या सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। कि जिस प्रकार से एक जो सैनिक होता है बॉर्डर पे अपने दुश्मनों से अपनी मातृभूमि की रक्षा करता है, तो उसी प्रकार से ये WBC कोशिकाएं अपने ब्लड में ऑलरेडी हुई, क्योंकि अपना जो भोजन, सांस, जल या बाह्य एनवायरनमेंट से किसी भी प्रकार से जो हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो जैसे वो ब्लड में मिलते हैं, ब्लड में ऑलरेडी WBC कोशिकाएं, फेगोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, भक्षणु कोशिकाएं बोलते हैं इनको। फेगोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, ये भक्षणु कोशिकाएं उन रोगाणुओं का भक्षण कर जाती हैं, जिससे अपना शरीर एक नॉर्मल आम जो बीमारियां होती हैं उनसे रोगग्रस्त नहीं होता है। अन्यथा अपना शरीर यदि ये WBC कोशिकाएं, जैसे जब एडस वगैरह जो होता है, एडस रोग में ये WBC कोशिकाएं, प्रतिरक्षा तंत्र अपना कमज़ोर हो जाता है, WBC कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे अन्य रोग अपने शरीर पर आक्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। तीसरी जो कोशिकाएं थी वो है प्लेटलेट्स। इनको बोलते हैं बिंबाणु। वैसे देखो इनका हिंदी अर्थ में देख लेना, इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। यदि कोशिकाएं लिखे तो सेल्स लिखना है, कणिकाएं लिखे तो कार्बोसेल्स लिखना है। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होती हैं बिंबाणु। अब देखो बिंबाणु क्या होते हैं, ये भी अपने शरीर में एक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, जो शरीर में रक्त का थक्का जमाने का, जैसे किसी कारणों से यदि अपने शरीर में कोई चोट आ जाए, शरीर क्षतिग्रस्त हो जाए, कोई कोशिका नलियाँ फट जाती है रुधिर की, तो उनसे रुधिर का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, रुधिर बहना स्टार्ट हो जाता है। और उस बहते हुए रुधिर को रोकने के लिए, रुधिर का थक्का जमाने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपने शरीर में कोई चोट लगी, उस नली को बहते हुए खून को अपन थोड़ी देर के लिए दबा लेते हैं। दबाने के बाद में खून बहता हुआ अपने आप स्वतः ही रुक जाता है। तो उसका कारण क्या होता है, बिंबाणु इस प्रकार के असंख्य
जालनुमा कोशिकाएं होती हैं और इस प्रकार से ये जाल ही जैसी संरचनाएं बना लेती हैं, क्योंकि ये जैसे ही को ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, बाह्य वातावरण ऑक्सीजन के संपर्क में आई, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ये कोशिकाएं एक जालनुमा बिंबाणु कोशिकाएं जो होती हैं जालनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिससे जो क्षतिग्रस्त नली हुई है उस पर एक पपड़ी नुमा संरचना बन जाती है और रुधिर का प्रवाह जो है वो रुक जाता है। तो इस प्रकार से ये कई सारी कोशिकाएं हैं जो अपने शरीर में इन रुधिर कोशिकाओं के द्वारा अपने विभिन्न कार्य किए जाते हैं। तो इसका कार्य भी अपन देख लेते हैं कि बिंबाणु अपने शरीर में रक्त वाहिनियों की सुरक्षा, बिंबाणु रक्त वाहिनियों की सुरक्षा एवं रक्त के प्रवाह को रोकने में सहायक होती हैं। बिंबाणु रक्त वाहिनियों की सुरक्षा और रक्त के प्रवाह को रोकने में सहायक होती हैं, क्योंकि इसमें अब देखो कई इसकी बहुत बड़ी केमिकल रिएक्शन होती है। इसमें पोटेशियम आयन होते हैं, पोटेशियम आयन थ्रोम्बिन निष्क्रिय है, थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन और इस प्रकार से कई सारी केमिकल रिएक्शन होके और ये मतलब ये है कि रुधिर के प्रवाह को, रुधिर का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से अपने शरीर में रुधिर है एक इस प्रकार का दो भागों से बना हुआ तरल संयोजी जीवित ऊतक है, जिसमें ये जीवित भाग की कोशिकाएं हैं और निर्जीव भाग की कोशिकाएं। निर्जीव जो भाग होता है वो कहलाता है प्लाज्मा, जो रुधिर का तरल क्षणित जो भाग होता है उसमें ये कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इनके तीनों के बारे में अपन ने थोड़ा सा आज डिटेल से पढ़ा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। थोड़ा सा इनका कार्य को जरूर ध्यान रखना है। आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन या गैसों का विनिमय करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन नामक एक इसमें प्रोटीन पाई जाती है और इस प्रोटीन के कारण रुधिर का रंग लाल दिखाई देता है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्बोसेल्स या वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएँ, और ये हैं लाल रक्त कणिकाएँ। श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन का अभाव होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन इनमें नहीं पाई जाती और ये कोशिकाएं शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करती हैं, इसलिए इन्हें सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये बिंबाणु रक्त वाहिनियों की सुरक्षा और रक्त का थक्का जमाने या रक्त को के प्रभाव को रोकने, इसको बोलते हैं थक्का, क्लॉटिंग। रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से ये अपन ने आज रुधिर के बारे में पढ़ा। ब्लड और ब्लड ग्रुप क्या है, रक्त और रक्त के का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब अपन अगली वीडियो में ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या है, कि जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रुधिर का ट्रांसमिशन किया जाता है, रुधिर का स्थानांतरण किया जाता है, चढ़ाया जाता है किसी कारणवश, यदि व्यक्ति में रुधिर की कमी हो जाती है तो उसको जब रुधिर एक व्यक्ति का रुधिर दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाए तो उसमें कुछ पहले उसकी जांच की जाती है, उसमें ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है कि अन्यथा व्यक्ति की रुधिर क्लॉटिंग के कारण, थक्का जमने के कारण मृत्यु भी हो सकती है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, इसके बारे में अपन थोड़ा अपने अगली वीडियो जो होगी, अगली क्लास जो होगी उसमें इसको अपन बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।